नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने लोकसभा में कहा है कि दिल्ली में हुई हिंसा एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। लोकसभा में बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के जिन इलाकों में हिंसा फैली वो यूपी की सीमा से लगे हुए इलाके हैं और दिल्ली में हिंसा फैलाने के लिए 300 से ज्यादा लोग आए थे। हालांकि गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि दिल्ली हिंसा के 1100 से अधिक आरोपियों की पहचान हो चुकी है। अमित शाह ने यह भी कहा कि आग लगाने वालों की संपत्ति जब्त की जाएगी। तो ये बड़ी खबर, लोकसभा में आज अमित शाह ने हर एक सवाल का जवाब दिया जो लंबे समय से पार्टी पर उठ रहे थे, उन पर उठ रहे थे। बड़ी बात उन्होंने कहा कि दिल्ली हिंसा एक सुनियोजित साजिश थी और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि दंगा करने वाले 300 लोग यूपी से आए थे। 1100 से ज्यादा लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और मैं इसमें बताना चाहता हूं 300 से ज्यादा लोग यूपी से आकर यहां दंगा करने के लिए आए थे। वो यूपी से हमने जो डेटा चेहरों का मंगाया इससे स्पष्ट साबित हो गया है, जो बताता है कि ये गहरी साजिश थी। जी हां, दिल्ली हिंसा की रिपोर्ट का खुलासा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक आंकड़े गिनवाए। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में सुनियोजित तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया, जिसमें यूपी से 300 लोगों को बुलाया गया था। एक बार फिर सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। इससे 1100 से ज्यादा लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और मैं इसमें बताना चाहता हूं 300 से ज्यादा लोग यूपी से आकर यहां दंगा करने के लिए आए थे। वो यूपी से हमने जो डेटा चेहरों का मंगाया इससे स्पष्ट साबित हो गया है, जो बताता है कि ये गहरी साजिश थी। शाह ने कहा कि इस हिंसा में शामिल 1100 लोगों की पहचान की गई है। शाह ने यह भी कहा कि दिल्ली हिंसा को राजनीतिक रंग देने के लिए कुछ लोगों ने साजिश रची। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी। लाख टके की बात यह है कि 24 और 25 फरवरी को दिल्ली में हिंसा शुरू हुई, जो करीब 3 दिनों तक चली। हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई और करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। उधर लखनऊ में दंगाइयों के पोस्टर लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में लगे दंगाइयों के पोस्टर्स को हटाने का आदेश दिया है। इसके लिए योगी सरकार को हाईकोर्ट ने 16 मार्च तक का समय दिया, लेकिन इस मामले को लेकर अब योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो होर्डिंग हटाने के लेकर के जो आदेश किया, जैसा आप बता रहे हैं, सरकार उच्चतम न्यायालय जाने का फैसला किया है, तो सरकार का ये कदम, सरकार ने उस पर विचार किया होगा सम्यक और उसके बाद ये निर्णय किया होगा, क्योंकि यह सार्वजनिक लोगों के संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला था और कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला था, तो कहीं न कहीं दंगाई प्रवृत्ति पे मजबूती से रोक लगनी ही चाहिए। दरअसल लखनऊ में सीएए प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें तोड़फोड़ और आगजनी होने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए योगी सरकार ने 57 दंगाइयों की पहचान कर चौराहों पर पोस्टर टांग दिए और 1,55,00,000 रुपए की भरपाई के लिए नोटिस भी भेज दिया है। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की और सरकार को लखनऊ के सभी चौराहों से पोस्टर हटाने के आदेश दिए, जिसके बाद सरकार ने पोस्टर हटाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। अब देखना यह होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत से योगी सरकार को राहत मिलती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लाख टके की बात यह है कि योगी सरकार ने दंगाइयों की पहचान कर लखनऊ में 100 पोस्टर चौराहों पर लगा दिए, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार लोगों की निजता का हनन कर रही है और सुनवाई के बाद चौराहों से पोस्टर हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने याचिका दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। और बात करते एक और बड़ी खबर की। 4 साल बाद एक मंच पर समाजवादी कुनबा इकट्ठा हुआ। चाचा और भतीजे को एक साथ देखकर कार्यकर्ता खुशी से नारेबाजी करने लगे, लेकिन इसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो हैरान करने वाली है। अखिलेश ने छुए शिवपाल के पैर, राम गोपाल के पांव पड़े शिवपाल, मुलायम से आशीर्वाद लिए राम गोपाल। होली के बहाने समाजवादी कुनबा एक मंच पर नजर आया। छोटे ने बड़े के पांव छुए और बड़ों ने छोटों को आशीर्वाद दिया। 4 साल बाद समाजवादी परिवार के मिलन समारोह को देखकर कार्यकर्ताओं का जोश भी दुगना हो गया।
2016 में एक दूसरे से अलग हुए अखिलेश और शिवपाल ने 3 साल तक अलग अलग होली मनाई। अब की बार एक मंच पर साथ आने से प्रदेश के सियासी गलियारों में नए समीकरण की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि एसपी, पीएसपीएल और कांग्रेस इस मिलन समारोह को पारिवारिक बता रहे हैं। पुराना चलन है कि त्योहार में हम जो है राजनीति नहीं करते हैं, और जिस भाव से अखिलेश जी ने उनको सम्मान दिया वो उनकी परवरिश को दर्शाता है। किसी परिवार के इस तरह के कार्यक्रम पर और जो सामाजिक कार्यक्रम है या इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं, होली दिवाली, इस पर कोई राजनीतिक मायने लगाने मुझे लगता है कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। दिल परिवार में मिले रहने चाहिए। राजनीति तो अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं और उसका फैसला समय के हिसाब से होता है। होली का माहौल, पारिवारिक रिश्ता, पार्टियां अपनी अपनी, लेकिन उसमें फिर लोग राजनीति क्यों देख रहे हैं सामाजिक रिश्तों में? मेरी समझ से बाहर है ये बात। सच्चाई ये है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। वहीं सफाई में एक मंच पर समाजवादी दिग्गजों के साथ आने पर बीजेपी गठबंधन से इसे जोड़कर देख रही है। तो जिस प्रकार से अखिलेश यादव और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी, अखिलेश यादव और बहन मायावती मिलकर चुनाव लड़ी, अगर भविष्य में अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव मिलकर भी लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। सफाई में समाजवादी कुनबे के होली मिलन समारोह के मायने कुछ भी हों, लेकिन सियासी हलकों में इस मिलन को समाजवादी पार्टी का मिशन 2022 का ट्रेलर माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लाख टकी की बात यह है कि समाजवादी कुनबे में 2017 से पहले फूट पड़ी, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। शिवपाल के अलग होने के बाद अखिलेश ने कांग्रेस और बीएसपी का भी साथ लिया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। आगरा में कोरोना मरीज मिलने के बाद 3 जगहों को डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। आगरा में कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया। होटल मालिकों से लेकर आम लोगों को जागरूक कर सावधानी बरतने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। आगरा के जिस इलाके से कोरोना मरीज मिले हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना को लेकर के आगरा के 3 इलाके डेंजर जोन घोषित किए गए हैं और उसमें से एक इलाका ये है मास्टर प्लान रोड, कपूर मास्टर प्लान रोड। चूँकि यहीं पर वो घर है और जिस घर में पाए गए सबसे पहले कोरोना के पीड़ित और 5 मरीजों का इलाज दिल्ली में चल रहा था। इसके बाद जब स्क्रीनिंग हुई और रिपोर्ट आई जांच की तो 2 लोग और कोरोना पीड़ित पाए गए। आगरा के 3 इलाकों को डेंजर जोन में शामिल किया गया है। उनमें कपूर मास्टर प्लान रोड, क्रिस्टल होटल और कौशलपुरी शामिल है। इस इलाके के 3 किलोमीटर के दायरे को डेंजर जोन घोषित किया गया है। होटलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस को देखते हुए जिला अस्पतालों में भी तैयारियां देखने को मिल रही है। बेड के साथ अलग वार्ड बनाया गया ताकि कोरोना मरीजों से लोगों को बचाया जा सके। आगरा से हिमांशु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लाख टके की बात यह है कि कोरोना वायरस के चीन में फैलने के बाद कई देशों में पैर पसार चुका है। चीन में अब तक 3120 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारत में अब तक 60 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। यूपी के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि परीक्षा में नकल नहीं होने देंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी कहते हैं कि परीक्षा में नकल नहीं होने देंगे। परीक्षा केंद्र में ड्यूटी पर लगे मास्टर साहब भी कहते हैं नकल नहीं होने देंगे, लेकिन हो क्या रहा है देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको गिनती क्यों सुना रहे हैं, वो भी उल्टी पुल्टी। गलत हैं आप, हम गिनती नहीं सुना रहे हैं, मास्टर साहब नकल करवा रहे हैं और ठेंगा दिखा रहे हैं शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा को, जो बिना नकल वाली परीक्षा करवाने का दावा करते हैं। नकल करवाने का ये वीडियो लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी के कॉलेज का है, जो कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है, जहां बीए और एमए की परीक्षाएं चल रही हैं। मास्टर साहब ऑप्शनल प्रश्नों के उत्तर बोल रहे हैं और परीक्षार्थी लिख रहे हैं। गजब का तालमेल है, एक बार फिर से देखिए। तस्वीरें 5 मार्च की हैं। सुबह 7 से 10 बजे तक प्रथम पाली की परीक्षा चल रही थी। प्रश्न पत्र में 58 प्रश्न ऑप्शन वाले थे।
लेकिन मास्टर साहब ने ऑप्शन का कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। बच्चों से कहा 60 नंबर वाले प्रश्न में सी पर टिक कर दो, 61 नंबर वाले प्रश्न में बी पर टिक कर दो। और इस तरह उन्होंने बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। वीडियो सामने आने के बाद अधिकारी कार्रवाई की बात तो कह रहे हैं, लेकिन कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। लाख टकी की बात यह है कि योगी सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षाओं में नकल पर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन बीए और एमए की परीक्षाओं में टीचर ही नकल करवाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर कासगंज से आ रही है, जहां महिला से हुआ गैंगरेप। नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप का आरोप लगा है। 3 लोगों पर यह गैंगरेप का आरोप लगा है। बड़ी खबर में आपको कासगंज से बता रहे हैं, कार में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। संवाददाता अजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। मैं आपको बता दूं, ये जनपद कासगंज के पटियाली क्षेत्र का मामला है, जहां जनपद एटा के जैथरा थाना क्षेत्र की एक महिला पटियाली दवा लेने आ रही थी, तो रास्ते में उसके 3 लोग परिचित थे जो गाड़ी लेके आ रहे थे। रास्ते में उसको बैठा लिया और उसको रास्ते में ही कोई नशीला पदार्थ खिला दिया। उसने आरोप लगाया है कि 9 मार्च की घटना है, तो उसको नशीला पदार्थ खिलाने के बाद उसके साथ 3 लोगों ने बारी बारी से बलात्कार किया। उसने अपने घर पर जाकर पूरी घटना के बारे में बताया। उसने ये भी बताया है कि उसको रास्ते में एक ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उन्नाव में एक बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में अब सियासत की शुरुआत हो गई है। प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। 9 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की तस्वीरें आपको झकझोर कर रख देंगी। उन्नाव में बच्ची के साथ दरिंदों ने रेप किया और फिर मौत के लिए खेत में छोड़कर फरार हो गए। बच्ची की हालत देखकर लोगों ने कानपुर के हेरिट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्ची ने दम तोड़ दिया। पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक नाखून के निशान आए और नाक से ब्लड भी आया, और बस यही है कि और यहाँ मृत घोषित किया गया। उसके बाद यहाँ पोस्टमार्टम के बाद यहाँ मैं यही चाहता हूँ कि जो आरोपी हैं, आरोपी पकड़े जाएं। वारदात के बाद पुलिस ने दरिंदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल को फोरेंसिक टीम ने सीज कर दिया है, ताकि दरिंदों का कोई सुराग मिल सके। इस घटना के बाद प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से ट्वीट कर सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरा है। यूपी में बीजेपी सरकार में बच्चों के साथ अपराध की सबसे ज्यादा घटनाएं घटी हैं। क्या सरकार पर इन घटनाओं का कोई असर नहीं पड़ता? 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और इलाज के दौरान वो नहीं रही। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? बच्ची की मौत के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। राजनीति अपना रंग दिखाने लगी है। प्रियंका आए दिन सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरने की कोशिश करती हैं, ताकि यूपी की जनता को संदेश दिया जा सके कि कांग्रेस लोगों के दर्द की बात कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए उन्नाव से अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। उधर गाजीपुर में लड़कों के 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बांस से हमला कर दिया। फिर क्या तस्वीर सामने आई, वो भी देखिए। ये मामला दुल्लापुर के सोमरबारी गांव का है। जहां होली के दिन पहले सब लोग साथ में रंग गुलाल लगाते हैं और फिर किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एक लड़के ने डंडा निकाल लिया और दूसरे पर हमला कर दिया, जिसके बाद जवाब में दूसरे लड़के ने भी रोड किनारे रखे बांस को निकाला और पलटवार कर दिया। इस दौरान छत पर खड़ा एक शख्स पूरी घटना का वीडियो बनाने लगा, साथ ही इसे वायरल करने की धमकी भी देने लगा ताकि लोग मारपीट बंद कर दें। लेकिन उसकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ और दोनों तरफ से मारपीट होती रही। तभी एक लड़के ने बांस लेकर दूसरे ग्रुप को दौड़ा लिया और हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन किसी भी पक्ष ने पुलिस से शिकायत नहीं की है, इसलिए पुलिस अभी तहरीर मिलने का इंतजार कर रही है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर।
लाख टके की बात यह है कि होली के दिन लोग कई बार नशे में होते हैं और इसी वजह से कई बार मारपीट की तस्वीरें भी सामने आती हैं। और यहाँ पे रुकने छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें।